Hello students, welcome back to my channel. I hope all you are enjoying my lectures of physics and maths. So अभी तक जितने भी लेक्चर्स थे उसमें मैंने मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट एंड फिजिक्स के बहुत सारे लेक्चर्स लिए एंड उसके साथ देखिए मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जितनी भी प्रॉब्लम्स पूछी जा रही हैं, जितने भी मैंने टॉपिक्स अभी तक आपको बताए हैं उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हम सॉल्व करते रहेंगे। जैसे जैसे टॉपिक्स हमारे आगे बढ़ेंगे वो प्रॉब्लम्स भी हम लेते आएंगे और उनके सॉल्यूशन भी मैं आपको यहाँ पे बताती रहूँगी। तो आज का जो मेरा लेक्चर है वो हम डिटर्मिनेंट में आगे बढ़ रहे हैं। डिटर्मिनेंट के बाद पहले हमने मैट्रिसेस डिफाइन किया था, उसके बाद हम डिटर्मिनेंट डिफाइन किया। अब हम आज का टॉपिक है हमारा किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स हम कैसे फाइंड करते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे आज बताऊँगी। तो देखिए, इन्वर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमारा एक टर्म यूज़ होता है जिसको हम बोलते हैं एडजॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले उस टर्म को हम डिफाइन कर लेते हैं जिसको बोलते हैं एडजॉइंट। तो देखिए एडजॉइंट क्या होता है। एडजॉइंट को हम डिफाइन करके देखिए, लेट ए इक्वल टू ए आई जे बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन एंड लेट सी आई जे बी अ कोफैक्टर ऑफ ए आई जे इन ए। ठीक है, तो हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को हम ए आई जे की फॉर्म में लिख रहे हैं जो एन ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, और जहाँ पे सी आई जे किसका कोफैक्टर है, ए आई जे टर्म का कोफैक्टर सी आई जे है। कोफैक्टर को भी मैंने इससे पहले लेक्चर में डिफाइन करा था। अगर आप लोगों को अभी कोफैक्टर का मतलब पता नहीं है तो मेरे पिछले लेक्चर्स देखिएगा डिटर्मिनेंट की, जिसमें मैंने माइनर एंड कोफैक्टर पहले से डिफाइन किए गए हैं। तो उसके बाद देखिए, देन द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज कॉल्ड द एडजॉइंट ऑफ ए। तो कोफैक्टर के एलिमेंट से बनी हुई मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो वही हमारा एडजॉइंट कहलाएगा, जिसको हम डिनोट करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए से। हम यहाँ पे उसको लिखेंगे। तो देखिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे हम इसको लिखेंगे, तो क्या आएगा। तो देखिए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू सी आई जे। ठीक है, सी आई जे क्या होगा, उस एलिमेंट्स के कोफैक्टर से मिला के बना हुई एक मैट्रिक्स होगी। तो उसका अगर हम ट्रांसपोर्ट फाइंड करेंगे तो वो ही हमारा उसका एडजॉइंट कहलाएगा। ठीक है, देखिए जैसे अगर ए हमारी मैट्रिक्स दी है, एन 3/3 की मैट्रिक्स दी है, मैट्रिक्स हमें दी गई है, अगर हम इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू A11 की जगह यहाँ पे A11 का क्या आएगा, यहाँ पे कोफैक्टर आएगा। तो C11 A12 का कोफैक्टर C12 एंड A13 का कोफैक्टर C13। तो सिमिलरली सारे टर्म्स के हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोफैक्टर की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे। ठीक है, तो इससे इसका फिर हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ट्रांसपोज में क्या करेंगे, रो के एलिमेंट्स को कॉलम में इंटरचेंज करेंगे एंड कॉलम के एलिमेंट्स को रो में इंटरचेंज करेंगे। तो यहाँ से हमारी ये मैट्रिक्स आई। तो यहाँ से हमारी जो फाइनल मैट्रिक्स हमें इसका ट्रांसपोज करके मिलती है वही हमारा एडजॉइंट ऑफ ए कहलाती है। ठीक है, वेयर सी आई जी डिनोट द कोफैक्टर ऑफ ए आई जे इन ए। तो सी आई जी क्या डिनोट करता है, ए आई जी का कोफैक्टर डिनोट करता है किसमें, ए में। तो यही हमारा क्या कहलाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए एक थ्योरम है इस पे बेस, तो इसको देखते हैं। देखिए, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। अगर ए कोई एन ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है तो एक हमारी थ्योरम यहाँ पे होती है जिसको हमें ध्यान में रखना है। तो ये थ्योरम है, ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, सो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। ठीक है, तो ये हमारा टर्म हमें ध्यान में रखना है, इसको हम यहाँ पे प्रूफ कर रहे हैं। देखिए कैसे प्रूफ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले कंसीडर कर दिया लेट ए इक्वल टू ए आई जे। हम किसी मैट्रिक्स ए को ऐसे लिख रहे हैं और सी आई जी क्या है, इस ए आई जी का क्या है, कोफैक्टर है ए में। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए को हम कैसे डिफाइन करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए आई जे इक्वल टू सी ऑफ जे आई। सी ऑफ जे आई क्यों लिखा, देखिए जैसे हम यहाँ पे कोफैक्टर के टर्म्स का ट्रांसपोज करते हैं तो ये वाले टर्म्स इंटरचेंज हो जाते हैं, कॉलम के एलिमेंट्स रो में कन्वर्ट हो जाते हैं, रो के कॉलम में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए आई जे अगर हम टर्म यहाँ लिख रहे हैं तो अगर इसका ट्रांसपोज हम करेंगे तो यहाँ पे जी आई एथ एलिमेंट आता है, तो इसलिए इसे यहाँ पे हमने जे आई लिखा। ठीक है, ये सारे टर्म्स के लिए फॉर आई जे 1 2 3 to n। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे लिखा है, हमें ये वाला टर्म यहाँ पे चाहिए, तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आई जे इक्वल टू ए ऑफ आई आर, हमने सिग्मा आर इक्वल टू 1 to n ले लिया,
एक वेरिएबल यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जिसकी वैल्यू 1 से n में वेरी हो रही है, तो a को लिखा हमने आई आर इंटू एडजॉइंट ऑफ आर इंटू जे, आर जेथ एलिमेंट। सो दिस इज सिग्मा आर इक्वल्स टू 1 to n a i r c j ऑफ r। तो ये क्या आ जाएगा, कोफैक्टर ऑफ जे और आर का एलिमेंट हम यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि एडजॉइंट का यही होता है, उसके टर्म्स रिवर्स हो जाएंगे कोफैक्टर के। तो इसकी वैल्यू इक्वल होती है डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू के इक्वल होती है अगर आई इक्वल टू जे होता है, और 0 की इक्वल होगी जब आई नॉट इक्वल टू जे होगा। ठीक है, तो इसको कैसे डिफाइन किया, देखिए ये टर्म्स को हम कैसे लिखा, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से हमने डिटर्मिनेंट इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा है। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये होती है करस्पॉन्डिंग टर्म्स एंड देयर करस्पॉन्डिंग फैक्टर, C11 इंटू कोफैक्टर ऑफ C11 प्लस A12 the corresponding A12 element and their cofactor C of 12 plus A13 and their cofactor of A13 is C13. So this is the value of determinant. तो अगर I equal to J होगा तो हमारा टर्म भी यही आएगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट यही वैल्यू आएगी। अगर हम I और J की वैल्यू सेम रखेंगे देन R को वेरी करेंगे तो हमारा यही टर्म आएगा। ठीक है, अब देखिए अगर इसकी वैल्यू 0 कब आएगी, जब I नॉट इक्वल टू J। अगर फर्स्ट और सेकेंड टर्म यहाँ पे अलग अलग होंगे तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। देखिए CA11 इंटू C21 I एंड J आर डिफरेंट, A12 इंटू C22 तो ये वाला टर्म भी डिफरेंट, A13 इंटू A23 ये वाला टर्म भी I एंड J डिफरेंट। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमारी 0 आएगी। हमने ये भी हमने डिटर्मिनेंट से पहले देखा था, तो इसको हमने एक जनरलाइज्ड फॉर्म में ऐसे लिख दिया। Thus each diagonal elements of A into adjoint of A is equal to determinant of A। तो डायगोनल एलिमेंट किसके, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A के क्या होंगे, किसके इक्वल होंगे, डिटर्मिनेंट के, और बाकी 9 डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे इस करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स के। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पे थ्योरम प्रूफ हो गई। सिमिलरली इस टर्म के लिए भी लिखेंगे हम, यहाँ पे RHS टर्म के लिए भी लिखेंगे तो वहाँ से भी सिमिलरली यही टर्म फाइंड होगा जिससे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, डिटर्मिनेंट A इंटू आई एन। ठीक है, तो इसके बाद देखिए इसके आगे हम कुछ थ्योरम एक दो और डिस्कस करते हैं कि जो हमारी स्टैंडर्ड थ्योरम होंगी, कोई भी एग्जाम पूछा जाएगा वहाँ पे इन थ्योरम का हम यूज़ करते हुए चलेंगे। तो पहले उन थ्योरम्स को हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए आगे प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले एक टर्म हम यहाँ पे और डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं हम इनवर्स। ठीक है, किसी मैट्रिक्स के इनवर्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं तो उसको हम बताते। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज इन्वर्टिबल। अगर किसी मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स है n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको हम इन्वर्टिबल तभी कहेंगे इफ देयर एग्जिस्ट अ स्क्वायर मैट्रिक्स B ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट, अगर उसी के करस्पॉन्डिंग है कि स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रही है उस सेम ऑर्डर की, किस तरह से एग्जिस्ट कर रही है। देखिए अगर A इंटू बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स और B into A is equal to the identity matrix, then B should be the inverse of A। अगर दो मैट्रिक्सेस इस तरह से हैं कि अगर उनका प्रोडक्ट हम करें, अगर और हमारा उस रिजल्ट उससे हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले, सेम ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले, तो वो मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाएगी, उस मैट्रिक्स का इन्वर्स कहलाएगी। जैसे हमने यहाँ पे एक मैट्रिक्स कंसिडर करी है A, ठीक है, तो और हम देख रहे हैं कि B मैट्रिक्स एक ऐसी एग्जिस्ट कर रही है जिनको आपस में मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर जो है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है सेम ऑर्डर का, तो हम क्या कहेंगे, B किसका इन्वर्स है, A का इन्वर्स है। इन सच अ केस वी सेड दैट द इन्वर्स ऑफ A इज B। इस केस में हम कहेंगे A का इन्वर्स क्या है, B है, देन वी राइट A इन्वर्स शुड बी B, A का इन्वर्स B है। तो हम यहाँ पे इस सीरीज को लिख सकते हैं। तो ये A इन्वर्स की डेफिनेशन है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इन्वर्स। अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं जिसे हमें ध्यान में रखना है, कोई भी एग्ज़ाम में आएगा अगर आप देते हैं तो उनको वहाँ पर हम उन थ्योरम्स का यूज़ करेंगे, ना कि हम एग्ज़ाम में हमसे थ्योरम्स प्रूव करने के लिए नहीं पूछा जाता है, हमें उनसे उनके एप्लीकेशंस पूछे जाते हैं कि कहाँ पे हम किस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कौन सी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो उससे पहले कोई भी क्वेश्चन करने से पहले हमें उनके थ्योरम्स पता होनी चाहिए। कि कोई भी टॉपिक से रिलेटेड हमें क्वेश्चन करने हैं तो उसके फॉर्मूलाज एंड उसकी थ्योरम्स हमें ज़रूर मालूम होनी चाहिए क्वेश्चंस करने के लिए। तो सबसे पहले कुछ थ्योरम्स पढ़ लेते हैं हम इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड।
तो देखिए इंपॉर्टेंट थ्योरम क्या है। पहला पॉइंट है एवरी इन्वर्टिबल मैट्रिसेस पॉसेस अ यूनिक इनवर्स। हर मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एक ही यूनिक इनवर्स होगा, एक ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। किसी भी मैट्रिक्स की करस्पॉन्डिंग हमेशा एक ही इनवर्स होगा, एक से ज़्यादा इनवर्स नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट देखिए, A square matrix is invertible if it is non singular। ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल तभी कहलाएगी, उसका इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा। तो कब एग्जिस्ट करेगा, जब वो क्या होगी, नॉन सिंगुलर होगी। ठीक है, नॉन सिंगुलर का मतलब क्या है, उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब देखिए एक इससे पहले मैंने आपको सिंगुलर मैट्रिक्स डिफाइन कर दी। सिंगुलर मैट्रिक्स का क्या होता है, डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आता है। बट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हम उस मैट्रिक्स को कहेंगे जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगा, उसको हम नॉन सिंगुलर कहेंगे। और नॉन सिंगुलर है तभी उसका मैट्रिक्स का इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, तभी हम उसको इन्वर्टिबल बोलेंगे उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को। ठीक है, अब देखिए थर्ड पॉइंट देखिए, इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्सेस ऑफ द सेम ऑर्डर। अगर ए और बी दो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक टर्म वहाँ से हम लिख सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ ए बी इनवर्स शुड बी इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है कि अगर हम दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट का इनवर्स फाइंड कर रहे हैं तो वो किसके इक्वल होगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के इक्वल होगा। ये ऑर्डर हमारा चेंज हो जाएगा। फिर देखिए फोर्थ पॉइंट है, द इनवर्स ऑफ एन इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर किसी इन्वर्टिबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अगर हम इनवर्स फाइंड करेंगे तो वो भी क्या होगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। तो हमारा ये वहाँ से आना चाहिए कि अगर हम कोई किसी भी इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स का हम इनवर्स निकालें तो वो भी क्या आएगा, सिमेट्रिक होगा। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। देन नंबर 5 पॉइंट, इफ ए बी ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। अगर ए कोई नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर की, तो वहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 के इक्वल होगा। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, द डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। अगर ए और बी नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस है सेम ऑर्डर की, तो हम क्या लिखेंगे, उनका एडजॉइंट हम लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए बी शुड बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये यहाँ पे भी देखिए, जैसे यहाँ पे इसका ऑर्डर चेंज हो गया इन्वर्स करने से, वैसे ही एडजॉइंट की बात भी हम करेंगे। अगर एडजॉइंट हम फाइंड कर रहे हैं एडजॉइंट ऑफ ए बी, देन द सीक्वेंस वुड बी इंटरचेंज, सो दिस वुड बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये वाला टर्म भी आपको ध्यान में रखना है। फिर देखिए, इफ ए इज अ इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिसेस। अगर ए कोई इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। पहले हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें, देन उसका एडजॉइंट निकालें, या किसी मैट्रिक्स का हम पहले एडजॉइंट लिख रहे हैं फिर उसका ट्रांसपोज निकालें, दोनों की वैल्यू सेम होगी। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। देन देखिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देन अगर ए कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो क्या लिख सकते हैं हम, एडजॉइंट ऑफ ए का अगर हम एडजॉइंट निकालेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-2 इंटू ए के इक्वल होगा। ठीक है, तो अगर हम एडजॉइंट का एडजॉइंट फाइंड करेंगे, देन दिस शुड बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 इंटू मैट्रिक्स ऑफ ए। ठीक है, इसके इक्वल होगा। अब देखिए 9 पॉइंट है, इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ए कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, तो वहाँ से हम लिख सकते हैं ए इनवर्स के बाद हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें, द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स शुड बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए देन इट्स इनवर्स। दोनों की वैल्यू सेम होगी। अगर हम किसी मैट्रिक्स ए का इनवर्स फाइंड करें, देन उसका डिटर्मिनेंट निकालें, या हम किसी मैट्रिक्स का पहले डिटर्मिनेंट निकालें फिर उसका इनवर्स निकालें, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स शुड बी इक्वल टू 1/a, हम यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, ए इनवर्स को हमने ऐसा लिखा है तो यहाँ पे इसको हम 1/a हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको एक दूसरी तरीके से हम ये भी देख सकते हैं। देखिए एक दूसरी तरीके से हम इसको ध्यान देखें, अगर हम a टू द पावर
किसी मैट्रिक्स ए टू द पावर -1 है तो देन उसका हम डिटरमिनेंट निकालें, या डिटरमिनेंट ए टू द पावर -1 है, जैसे हम यहाँ पे डिटरमिनेंट की पावर ये है n-2, तो ये दोनों टर्म्स क्या होंगे, एक ही तरीके से लिखेंगे। या ए इनवर्स का डिटरमिनेंट शुड बी इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए, यानी हम ए इनवर्स निकालें फिर उसका हम डिटरमिनेंट निकालें, वो किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन डिटरमिनेंट के इक्वल होगा। यहाँ से हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे पहले हमने एक जो इससे पहले थ्योरम डिस्कस करी थी उसमें था a इंटू एडजॉइंट ऑफ a शुड बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a। तो यहाँ से हमारा देखिए a इनवर्स हम फाइंड करेंगे, दिस शुड बी इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, इसके इक्वल आएगा, ठीक है। यहाँ पे इसके इक्वल आएगा। इससे पहले जो मैंने थ्योरम बताई थी उसमें था, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a इनवर्स शुड बी इक्वल टू 1 अपॉन a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। तो इसीलिए कहा है कोई भी इनवर्स डिफाइन करने से पहले हम कहीं भी मैट्रिक्स के इनवर्स की बात करेंगे तो वहाँ पे हमारा हमेशा केस क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का केस होगा। क्यों होगा, देखिए क्योंकि अगर हम a इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट a इंटू एडजॉइंट ऑफ a लिख रहे हैं, तो अगर डिटरमिनेंट में हमारा डिनोमिनेटर में अगर हमारा नीचे डिटरमिनेंट a आ रहा है तो उसकी वैल्यू अगर 0 हो गई तो हमारा a इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। a इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम इस टर्म को हम डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा क्या होना चाहिए, देखिए डिनोमिनेटर में हमारा डिटरमिनेंट a की वैल्यू कुछ ना कुछ होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी डिटरमिनेंट a नॉन सिंगुलर होनी चाहिए, तभी हम किसी मैट्रिक्स के इनवर्स को हम डिफाइन करेंगे। तो तभी ये टर्म्स यहाँ पे यूज़ किया गया है, नॉन सिंगुलर, ठीक है। अब देखिए एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। तो देखिए दो बहुत हम यहाँ पे बहुत बेसिक से क्वेश्चन कर लेते हैं, मैट्रिसेस से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहला है, हमें कोई पर्टिकुलर मैट्रिक्स दी गई है अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं हम, देखिए सबसे पहले तो हमें कोफैक्टर से रिलेटेड हमें मैट्रिक्स लिखनी होती है। तो देखिए यहाँ पे A11 ऐसे लिख लेते हैं, देखिए कोफैक्टर ऑफ A11, दिस इज अल्फा वन का कोफैक्टर क्या आएगा, देखिए -1 टू द पावर 1 + 1 डेल्टा आएगा, ठीक है। कोफैक्टर ऑफ A12 -1 टू द पावर 1 + 2 क्या आ जाएगा यहाँ पे गामा। कोफैक्टर ऑफ A13 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 1 + 3, यहाँ पे इसका देखिए इसका कोफैक्टर क्या आएगा, A13 का इसका कोफैक्टर आएगा बीटा। उसके जिसका कोफैक्टर हम देख रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को स्किप करना है, बाकी जो एलिमेंट है वो हमें यहाँ पे लिखना है। जैसे A11 का ये कॉलम ये रो ये वाला टर्म आएगा, ठीक है। देखिए अब उसके बाद A12 का ये वाला एलिमेंट, तो ये इसके करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को स्किप करेंगे गामा, ठीक है। अब A13 का आ रहा है तो इसके करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को स्किप करेंगे तो बीटा। अब ये वाला आएगा तो A22, तो इसके करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को स्किप करेंगे तो ये अल्फा, ठीक है। तो A21 A22 -1 टू द पावर 2 + 2 ये आ जाएगा इसके करस्पॉन्डिंग अल्फा। तो ये आ जाएगा -1 की पावर 1 + 1 कितना आ जाएगा 2, तो प्लस आ जाएगा डेल्टा इक्वल टू -1 की पावर 3 माइनस गामा -1 की पावर 1 + 3 ये कितना हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगा बीटा। -1 की पावर, सॉरी यहाँ पे कुछ गलत हो गया ना, तो A21 टर्म था तो 2 + 1, तो ये आ जाएगा माइनस बीटा, और A22 -1 की पावर 4 + 1 यानी आ जाएगा अल्फा, ठीक है। तो कोफैक्टर की करस्पॉन्डिंग हम मैट्रिक्स लिख रहे हैं, तो सबसे पहले आ जाएगा डेल्टा, फिर यहाँ पे माइनस गामा माइनस बीटा, देन दिस इज अल्फा, ठीक है। यहाँ पे ये आया, तो ये हमारे कोफैक्टर इस एलिमेंट्स के कोफैक्टर से बनी हुई मैट्रिक्स है, तो इसका हम क्या देन ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, तो ये आ जाएगा डेल्टा माइनस गामा माइनस बीटा एंड अल्फा। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये इसका ट्रांसपोज करके फाइंड आएगा, यही हमारा क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए शुड बी इक्वल टू
डेल्टा माइनस गामा माइनस बीटा एन एन। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो इसी तरह से हम और मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए शुड बी इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। अब इसके आगे देखते हैं, देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। तो इसका डिटर्मिनेंट कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो दिस शुड बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड बी इक्वल टू 1। ठीक है, डिटर्मिनेंट ए हमारा यहाँ से क्या आया, 1 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं, देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। सिंस ए इनवर्स शुड बी इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए सिमिलरली हम इसी तरह फाइंड करेंगे। देखिए फॉर एडजॉइंट ऑफ ए, तो सबसे पहले कोफैक्टर से बनी हुई मैट्रिक्स हम फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने आपको ब्रीफली बता दिया कि कैसे करना है। यहाँ पे हम सीधे करेंगे। देखिए कॉस अल्फा के करस्पॉन्डिंग टर्म ये वाला आ रहा है कॉस अल्फा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस साइन, तो दिस इज कॉस अल्फा और ये क्या आ जाएगा माइनस साइन अल्फा के करस्पॉन्डिंग साइन अल्फा, बट यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। अब यहाँ पे है साइन अल्फा के करस्पॉन्डिंग माइनस साइन अल्फा पहले से है, एक माइनस साइन वैसे आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस साइन अल्फा। ठीक है, एंड देन ये वाला टर्म देखिए कॉस अल्फा के करस्पॉन्डिंग कॉस अल्फा आएगा, लेकिन हमारा टर्म क्या है प्लस, तो ये कैपिटल कॉस अल्फा। ठीक है, ये हमारा क्या आएगा इसका ट्रांसपोज, देन दिस शुड बी इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये आ गया। ठीक है, देन दिस इम्प्लाइज ए इनवर्स हम फाइंड करेंगे, तो ये आ जाएगा 1/1 डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 1 है इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। ठीक है, तो ये यहाँ से हमारा ए इनवर्स आ गया कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो ये हमारी इसको 1 को हम बाद में नहीं लिखे तो चलेगा, तो यहाँ से हमारा ए इनवर्स की वैल्यू यहाँ पे आ गई। तो ये हमारा ए इनवर्स हमने फाइंड करना है, यहाँ पे देख लिया। तो यहाँ पे हमने देख लिया हमें किसी पर्टिकुलर मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट कैसे लिख सकते हैं, किसी पर्टिकुलर मैट्रिक्स की इनवर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो हमारे बहुत बेसिक से क्वेश्चन थे, बट नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे इन बेसिक से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी आने वाले लेक्चर्स में। एंड अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा, कमेंट ज़रूर करेगा आप लोगों को मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, एंड आप लोगों को मेरे वीडियो से हेल्प मिल रही है या नहीं ये मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा। एंड आगे जो लोग भी मेरी क्लासेस लेने में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे आगे के लेक्चर्स में मैं लाइव लेक्चर्स भी स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसमें लाइवली वो मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो भी मैंने अभी तक टॉपिक डिस्कस किए हैं उससे रिलेटेड आप मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या कोई प्रॉब्लम है मुझे बता सकते हैं, मैं उनका सॉल्यूशन आपको ज़रूर बताऊँगी। जो भी मैंने अभी तक टॉपिक डिस्कस किए हैं उन्हीं पे पेज मेरा लाइव लेक्चर होगा आगे आने वाले लेक्चर्स में। तो वीकेंड में मैं वो अपना लेक्चर रखूँगी, जिस दिन सभी लोग फ्री रहते हैं तो उसी दिन मैं अपना वीकेंड में लेक्चर रखूँगी। उस दिन आप मेरे से प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं, अपनी फिजिक्स और मैथ्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड कमेंट ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं फर्दर आगे जो भी अपने लेक्चर्स बता रही हूँ उसमें मैं अपने लेक्चर्स में कुछ ना कुछ वो करेक्शन करते जाऊँ। और जो जैसा आप लोग लेक्चर्स चाहते हैं, जैसे क्वेश्चंस आप लोगों को चाहिए, जैसी आप लोगों की रिक्वायरमेंट है, वो मैं प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व करके आपको ज़रूर बताऊँगी। ओके, प्लीज़, थैंक यू।